अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं हाफिज अहमद आदिल और आपका खुशामदीद करता हूं इस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के कंप्लीट कोर्स में जो स्पेशली बिगिनर्स के लिए तैयार किया गया है। अगर आप एक्सेल में बिल्कुल नए हैं या आपको समझने में मुश्किल हो रही है तो ये कोर्स आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ये कोर्स करने के बाद आप एक्सेल कॉन्फिडेंटली यूज कर पाएंगे, चाहे आपको डाटा एंट्री करनी है या फिर रिपोर्ट तैयार करनी है या एक्सेल पे कोई भी काम करना है। तो चलिए मजीद देर किए बगैर शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं कि आप एमएस एक्सेल को ओपन किस तरह करेंगे। अगर आपके डेस्कटॉप के ऊपर एमएस एक्सेल का आइकन शो हो रहा है तो आप उस पर डबल क्लिक करके एमएस एक्सेल को ओपन कर सकते हैं। अगर आपका आइकन शो नहीं हो रहा तो आप यहाँ पर सर्च बार पे आके EXCL टाइप करें और आपके पास जितने भी एक्सेल रिलेटेड एप्लीकेशन इंस्टॉल होंगी वो आपको यहाँ पर शो हो जाएंगी। मेरे सिस्टम में 2 एक्सेल इंस्टॉल हैं, एक एक्सेल 365 और दूसरा एक्सेल 2010। तो मैं इन दोनों में से जिसको भी चाहूँ ओपन कर सकता हूँ। मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 को ओपन करता हूँ। इस पर जस्ट आपने क्लिक करना है तो आपके पास एक्सेल की ये विंडो इस तरह से शो हो जाएगी। तो ये हमने ओपन कर लिया एमएस एक्सेल। अब हम देखते हैं कि एक्सेल क्या है। एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जिसमें आप किसी भी डाटा को एंटर कर सकते हैं, डाटा को मैनेज कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और कैलकुलेट कर सकते हैं। और इस कोर्स में ये सब कुछ हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो मेरे साथ रहिए और वीडियो का कोई भी सेकंड मिस मत कीजिएगा। अब सेकंड जो हम देखेंगे वो है एक्सेल का इंटरफेस, मतलब कि एक्सेल के पार्ट्स के बारे में हम जानेंगे कि एक्सेल के पार्ट्स कौन कौन से हैं और किस काम आते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं टॉप के ऊपर ये आपको शो हो रहा है बुक टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ये एक बार के ऊपर शो हो रहा है जिस बार को हम कहते हैं टाइटल बार, और यहाँ पर आपके स्प्रेडशीट का नाम शो होता है। अभी क्योंकि हमने इसको कोई नाम नहीं दिया इसलिए बुक 2 हुआ है। जैसे आप इस फाइल को या इस स्प्रेडशीट को सेव करेंगे तो जिस नाम से आप इसको सेव करेंगे वो नाम आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। और इसके लेफ्ट साइड पे आपको ये जो एरिया नजर आ रहा है इसको हम कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। इसमें वो तमाम टूल्स या कमांड्स होती हैं जिनका आप मोस्टली यूज करते हैं। आप उनको यहाँ पर प्लेस कर लेते हैं ताकि आप उनको इजीली एक्सेस कर सकें। और इसके राइट साइड पे हमारे पास 3 बटन्स हैं, एक है क्लोज का, दूसरा है रिस्टोर डाउन का और मैक्सिमाइज विंडो का, और तीसरा हमारे पास है मिनिमाइज का। क्लोज पे क्लिक करेंगे तो आपका ये स्प्रेडशीट क्लोज हो जाएगा। अगर आप सेंटर वाले बटन पे क्लिक करेंगे ये पहले रिस्टोर डाउन हो जाएगा, अगर दोबारा क्लिक करेंगे तो मैक्सिमाइज विंडो में तब्दील हो जाएगा। और लास्ट जो आपके पास मिनिमाइज का है इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी विंडो क्लोज होके टास्क बार के ऊपर आ जाएगी। यहाँ से आप उसको फिर से ओपन कर सकते हैं। मैं इस पे क्लिक करता हूँ और ये मेरे पास ओपन हो गई है। तो ये थी हमारे पास टाइटल बार। टाइटल बार के बिल्कुल नीचे इसको हम कहते हैं मेन्यू बार, और यहाँ पर आपको डिफरेंट टैब्स शो हो रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास टैब है फाइल टैब, उसके बाद होम टैब, उसके बाद इंसर्ट टैब, उसके बाद पेज लेआउट। इसी तरह हमारे पास मुख्तलिफ टैब्स हैं। और जैसे आप किसी भी टैब पे क्लिक करते हो तो उसके नीचे आपको एक रिबन शो हो जाता है जिसमें उस टैब के रिलेटेड डिफरेंट कमांड्स होती हैं। अब जैसे मैंने होम टैब पे क्लिक किया तब आप देखेंगे मेरे यहाँ पर रिबन शो हो रहा है। अगर मैं इंसर्ट टैब पे क्लिक करता हूँ तो इंसर्ट रिलेटेड मेरे पास रिबन शो हो जाएगा जिसमें डिफरेंट कमांड्स हैं जो आप अपनी स्प्रेडशीट में यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास हो गया मेन्यू बार और उसके नीचे आपके पास हो गई रिबन। अब रिबन के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है वो है कॉलम्स और रोज। अगर आप गौर करें तो यहाँ पर ABCD डिफरेंट कैरेक्टर आपको शो हो रहे हैं। ये हमारे पास कॉलम्स नेम के तौर पर यहाँ पर शो हो रहे हैं। ये हमारे पास कॉलम A है, इसी तरह कॉलम B है, इसी तरह कॉलम C है और अप टू सो ऑन। यहाँ पर आपको बहुत सारे कॉलम्स मिलेंगे। इसी तरह हमारे पास डिफरेंट रोज हैं और ये उनके नंबर्स हैं, जैसे रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3, रो नंबर 4, रो नंबर 5। और मैं कॉलम को भी आपको जूम करके दिखा देता हूँ कि यहाँ पर आपको अगर उस टाइम शो नहीं हुआ तो यहाँ पर आप फिर से देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास कॉलम A है, यहाँ पर हमारे पास कॉलम B और यहाँ पर हमारे पास कॉलम C है। तो ये हमारे पास रोज और कॉलम्स हो गए। अगर आप देखना चाह रहे हैं कि आपकी स्प्रेडशीट के अंदर टोटल कितने रोज या कॉलम्स हैं तब आप इस वाले बटन के ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तब आप इसके ऊपर देखें, यहाँ पर मुझे रोज और कॉलम्स की वैल्यूज बता रहा है कि मेरे पास 10,48,576 रोज हैं और 16,384 कॉलम्स हैं जो कि मेरी एक शीट के अंदर यहाँ पर मौजूद हैं और इस टाइम वो तमाम के तमाम सिलेक्ट हुए हुए हैं। तो ये हो गए हमारे रोज और कॉलम्स। और ये जो आपको यहाँ पर रेक्टेंगल एक नजर आ रहा है जो कि रोज और कॉलम्स के मिलने से बनता है, इसको हम सेल कहते हैं। अगर आप ये ग्रिड लाइन शो नहीं हो रही तब आप इनका कलर चेंज करके इनको शो भी करा सकते हैं। वो कैसे? आप फाइल टैब पे क्लिक करें, इसके बाद आप ऑप्शन पे चले जाएं। ऑप्शन में आप यहाँ पर क्लिक कर लें एडवांस के ऊपर और आप यहाँ से स्क्रॉल बार को नीचे लेके आए। यहाँ पर आपको ऑप्शन नजर आ रहा है ग्रिड लाइन कलर का। आप इसको ब्लैक की जगह पर कोई और कलर दे दें। मैंने यहाँ पर इसको
आपको दे दी है ऑलिव ग्रीन और उसके बाद आप ओके कर दें, तब आपको यहाँ पर ग्रिड लाइन ज्यादा प्रोमिनेंट शो होके नजर आ रही है। और अब आप देखें यहाँ पर जो आपको ये रेक्टेंगल नजर आ रहा है, इसको हम सेल कहते हैं और ये वही जगह है जहाँ पर आप अपना डाटा एंटर करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर अगर डाटा एंटर करना चाहूँ सीरियल नंबर का, तब आप देखेंगे कि यहाँ पर डाटा एंटर हो रहा है। नेक्स्ट मैं करना चाहूँ फर्स्ट नेम, तो ये फर्स्ट नेम आ गया। इसी तरह आप हर सेल के अंदर अपना डाटा एंटर कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि हर कॉलम का एक लेटर होता है और हर रो का एक नंबर होता है। जैसे यहाँ पर आपके पास ये बी कॉलम है और यहाँ पर आपके पास 2 रो नंबर है। इसी तरह हर सेल का भी अपना एक नाम होता है जिसको हम सेल एड्रेस कहते हैं। अब इस सेल में जो वैल्यू है उसका एड्रेस है B2। यहाँ पर आपको नेम बॉक्स में उसका नाम शो हो रहा होगा B2। इसी तरह एक्सेल की हर शीट के हर सेल का डिफरेंट नेम है। जैसे मैं अगर यहाँ पर क्लिक करता हूँ, तब आप अगर यहाँ पर गौर करें तो यहाँ पर आपको G4 शो करा रहा है। अगर मैं किसी और सेल पे क्लिक करता हूँ तब आप देखेंगे यहाँ पर आपको I10 शो करा रहा है। इसी तरह हर सेल का डिफरेंट नेम होता है जो कि कॉलम लेटर और रो नंबर से मिलकर बनता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गई होगी। अब इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है वो है शीट्स। एक जो स्प्रेडशीट होती है जिसको हम वर्क बुक भी कहते हैं, वो डिफरेंट वर्क शीट से मिलकर बनती है। बाय डिफॉल्ट एक्सेल आपको 3 वर्क शीट प्रोवाइड करता है, जिसको यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा शीट 1, शीट 2 एंड शीट 3। अब हर शीट के अंदर सेम रोज और कॉलम्स होती हैं जो हमने पहले देखे 10,48,576 रोज और 16,383 कॉलम। इस वक्त हमारे पास शीट 1 ओपन है। अगर आप शीट 2 ओपन करना चाह रहे हैं तो आप जस्ट उसके ऊपर क्लिक करें तो शीट 2 ओपन हो जाएगी। अगर शीट 3 ओपन करना चाह रहे हैं तो आप शीट 3 के टैब के ऊपर क्लिक करेंगे और शीट 3 ओपन हो जाएगी। इसी तरह आप शीट्स में नेविगेट कर सकते हैं। अगर आप इसमें मजीद शीट्स ऐड करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आपको शीट इंसर्ट करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। आप इस पर क्लिक करें तब आप देखेंगे कि शीट 4 के नाम से एक और शीट इसमें इंसर्ट हो गई है। और इसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास पार्ट है वो है फार्मूला बार। अब ये वो जगह है जिसमें आपका फार्मूला या आपका डाटा शो होता है। जैसे यहाँ पर अगर मैं कोई फार्मूला इंसर्ट करता हूँ इस सेल के अंदर G4 के अंदर इज इक्वल टू 2 + 2 + 2 और एंटर कर दूंगा तो इस सेल के अंदर आपको आंसर शो होता है और जो फार्मूला होता है जो आपने इस सेल पे लगाया होता है वो आपको फार्मूला बार में शो होता है। कि अगर आप इसमें कोई एडिशन करना चाह रहे हैं, कोई इसमें तब्दीली करना चाह रहे हैं, कोई मॉडिफाई करना चाह रहे हैं तो आप फार्मूला बार के जरिए इजीली कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं चाहता हूँ प्लस की जगह पे मल्टीप्लाई आ जाए तो मल्टीप्लाई लगा दूंगा और यहाँ पर भी मैं मल्टीप्लाई लगा दूंगा और एंटर यहाँ पे करूंगा और आप देखेंगे कि मेरा आंसर यहाँ पर चेंज हो गया है। तो इस तरह से ये तो बहुत ही सिंपल और बेसिक फार्मूला था। जब आपके पास काफी लेंथी फार्मूला होते हैं तब आप फार्मूला बार के जरिए इजीली उनको मॉडिफाई कर सकते हैं। और ये थे हमारे MS एक्सेल के बेसिक पार्ट्स जिसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी था। अब इसके बाद जो हम टॉपिक कवर करेंगे कि वो है कि आप किस तरह एक स्प्रेडशीट को, एक वर्कबुक को सेव कर सकते हैं। तो सेव करना बहुत ही सिंपल है। आपने क्या करना है, आपने फाइल टैब पे जाना है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपके पास सेव का ऑप्शन शो हो रहा होगा। आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास एक विंडो ओपन हो जाएगी जहां पर वो आपसे फाइल नेम पूछ रहा है और उसके बाद नीचे वो आपसे पूछ रहा है सेव एज टाइप। तो फाइल नेम का मतलब है आपने जिस नाम से इस फाइल को सेव करना है आप वो नाम यहाँ पर इंसर्ट कर दें। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ प्रैक्टिकल 1 और उसके बाद यहाँ पर मुझे एक ऑप्शन शो हो रहा है सेव का। मैं इसको सेव पर क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने क्लिक किया है ये मेरी स्प्रेडशीट सेव हो गई है और इसका नाम यहाँ पर आप देखें प्रैक्टिकल 1 मुझे शो हो रहा है जो कि पहले बुक 2 के नाम से यहाँ पर अपेयर था। तो इस तरह आप इजीली अपनी किसी भी स्प्रेडशीट को सेव कर सकते हैं। या फिर इसके लिए आपके पास एक शॉर्टकट भी होता है, वो है Ctrl+S का। मतलब आपने कंट्रोल की कीबोर्ड के ऊपर और S की जो कीबोर्ड के ऊपर उनको इकट्ठे प्रेस करना है। तब आप जैसे उसको प्रेस करेंगे तब आपके पास सेम वही डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जो कि आपने फाइल टैब में जाके सेव पे क्लिक करने से ओपन किया था। तो इस तरह से भी आप अपनी किसी भी फाइल को सेव कर सकते हैं। तो ये तो था हमारे पास हाउ टू सेव एक्सेल फाइल। अब हम देखेंगे कि आप एक्सेल में किस तरह डाटा एंटर कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया ये जो आपको रेक्टेंगल यहाँ पर शो हो रहा है इन्हें सेल कहते हैं। अब यहाँ पर किसी भी तरह का डाटा एंटर कर सकते हैं जैसे कि नेम, नंबर या फिर डेट्स, इसके अलावा करेंसी या इस तरह का कोई भी डाटा आप इस सेल के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। आपने जिस सेल के अंदर डाटा इंसर्ट करना है उस पर जस्ट आपने सिंपल क्लिक करना है और आपने जो डाटा एंटर करना है उसको
टाइप कर लेना है तो आपका डाटा आपके सेल के अंदर इंसर्ट हो जाएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि आप अपने सेल्स की किस तरह एडिटिंग या फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। मान लीजिए आप अपना टेक्स्ट ज्यादा रीडेबल बनाना चाहते हैं तो आप फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हैं या बोल्ड कर सकते हैं या उसे हाईलाइट कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने टेक्स्ट को सेंटर, लेफ्ट या राइट अलाइन भी कर सकते हैं। तो वो आप किस तरह करेंगे, जैसे ही हमारे सेल में नेम इंटर हुआ है, आप चाहते हैं ये काफी स्मॉल है, आप इसका साइज बड़ा करना चाहते हैं, तब आप होम टैब पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके पास फॉन्ट ग्रुप में यहाँ पर साइज का ऑप्शन शो हो रहा है, फॉन्ट साइज के नाम से। अब यहाँ पर कोई भी इसको फॉन्ट साइज देना चाहें तो ये एरो पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप उसको चूज कर लेंगे। मैं इसको 18 कर देता हूँ, तब आप देखेंगे ये साइज इसका पहले से इंक्रीज हो गया है। इसी तरह आप साथ वालों का भी साइज चेंज करना चाह रहे हैं तो सबको इकट्ठे सिलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पर आके फिर से आप इन सबको भी 18 कर दें, तब आप देखेंगे आपका तमाम टेक्स्ट का साइज इंक्रीज हो गया है। तो ये आपके पास सेल का साइज इंक्रीज हो गया है। अब अगर आप इनको मजीद फॉर्मेट करना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं कि ये बोल्ड हो जाए, तो यहाँ पर आपके पास बोल्ड का ऑप्शन, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये बोल्ड हो जाएंगे, मतलब पहले से ज्यादा शो हो जाएंगे। या फिर आप चाहते हैं इनका कलर चेंज कर दें तो यहाँ पर आपके पास फॉन्ट कलर के नाम से ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करें और आप इनको जो भी कलर देना चाहें आप उनको दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं इनको दे देता हूँ डार्क ब्लू और ये देखिए इनका कलर डार्क ब्लू हो गया। ये तो था टेक्स्ट कलर। अगर आप चाहते हैं इनके पीछे जो कलर है वो आप चेंज करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आपके पास फिल कलर का ऑप्शन होता है, आप इस पर क्लिक करें, यहाँ से आप जो भी कलर देना चाहते हैं आप उनको इजीली दे सकते हैं। मैं इसको येलो दे देता हूँ तो ये यहाँ पे मुझे येलो शो हो रहे हैं। और मजीद इसकी फॉर्मेटिंग करने के लिए मैं चाहता हूँ इनके दरमियान में बॉर्डर आ जाए, तो यहाँ पर आपके पास बॉर्डर का ऑप्शन है और आप इनको ऑल बॉर्डर कर दो, तब आप देखेंगे यहाँ पर बॉर्डर भी अपेयर हो जाएंगे। तो ये थी बेसिक सी फॉर्मेटिंग जो आप अपने टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है फिल हैंडल। मान लीजिए आपको एक सीरीज चाहिए 1 2 3 अप टू 100 तक, या तो फिर आपको 100 की सीरीज चाहिए, जैसे टोटल मार्क्स में आपने 100 लिखना होता है। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ टोटल मार्क्स, यहाँ पर आपके पास सीरियल नंबर है। सीरियल नंबर में आपको एक सीरीज चाहिए होती है नंबर्स की, जैसे 1 2, यहाँ से आपको मुकम्मल सीरीज चाहिए होती है। तो MS एक्सेल उसके लिए आपको एक ऑप्शन देता है फिल हैंडल का, आप उसका यूज करके बहुत ही आसानी से किसी भी तरह की कोई भी सीरीज इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे आपको 1 2 की सीरीज चाहिए तो आपने फर्स्ट 2 जो एलिमेंट है सीरीज के वो टाइप कर लेने हैं। उसके बाद आपने उन दोनों को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको राइट साइड पे ये जो आपको एक रेक्टेंगल शो हो रहा है, आपने यहाँ पर अपना कर्सर लेके जाना है। जैसे आप कर्सर लेके जाएंगे तो आपको एक प्लस का साइन शो होगा, इस तरह का जो आपको अभी शो हो रहा है। आपने इस पर माउस से क्लिक करना है और इसको ड्रैग करते जाना है जहां तक आपको सीरीज चाहिए। मैं इसको 50 तक ड्रैग कर लेता हूँ, ये हमारे पास 50 हो गया और मैं यहाँ से अपना बटन रिलीज कर देता हूँ। जैसे मैं इसको रिलीज करूंगा तब आप देखेंगे 1 से लेके 50 तक की मेरे पास सीरीज इंसर्ट हो गई है, और वो भी चंद सेकंड्स के अंदर। तो ये था फिल हैंडल का कमाल। ये तो थी सीरीज। अगर आप एक ही वैल्यू को 50 टाइम्स इंसर्ट करना चाह रहे हैं, जैसे कि मैं चाहता हूँ टोटल मार्क्स में 100 नंबर आ जाएं और वो भी 50 टाइम्स, तब आपने क्या करना है, आपने जस्ट 1 टाइम यहाँ पर 100 टाइप करना है। उसके बाद सेम उसी तरह आपने राइट साइड पे रेक्टेंगल के ऊपर माउस लेके आना है और यहाँ से आपने इसको क्लिक करके ड्रैग करते जाना है और जहां तक आपने इसको लेके जाना है वहां पर जाके आपने अपना माउस का बटन रिलीज कर देना है। तब आप देखेंगे कि आपका सेम नंबर 50 टाइम्स रिपीट हो जाएगा। तो इस तरह से आप फिल हैंडल का यूज करके एक सीरीज भी बना सकते हैं और एक वैल्यू को भी आप जितनी बार चाहें उसको रिपीट करा सकते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं बेसिक मैथमेटिकल फार्मूलाज, कि आप अपनी एक्सेल की शीट में किस तरह से बेसिक फार्मूलाज इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक नया कॉलम बना लेता हूँ ऑब्टेन मार्क्स के नाम से, और यहाँ पर मैं सब्जेक्ट्स में कोई नंबर इंसर्ट कर लेता हूँ 28, 88 एंड 65। ये हमने 3 सब्जेक्ट के यहाँ पर नंबर इंसर्ट कर लिए हैं और इनका टोटल क्योंकि 300 बनता है तो यहाँ पर मैं 300 लिख लेता हूँ और इसको एंड तक ड्रैग कर लेता हूँ। ये 3 सब्जेक्ट्स हैं हमारे, उसमें टोटल बनते हैं 300, तो उसमें से स्टूडेंट ने कितने ऑब्टेन किए हैं, इसको हम एक सिंपल से एडिशन के फार्मूला से निकाल सकते हैं। वो कैसे, कोई भी आपने जब एक्सेल के अंदर फार्मूला या फंक्शन इंसर्ट करना हो तो सबसे पहले आपने
इज इक्वल टू का साइन लगाना होता है। आप इज इक्वल टू एंटर करें, उसके बाद आपने जिन वैल्यूज को कैलकुलेट करना है उस पर आप क्लिक करें। जैसे मैंने 28 को कैलकुलेट करना है, मैं इसके सेल पर क्लिक करूंगा। जैसे ही सेल पर क्लिक करूंगा तो वैसे उस सेल का एड्रेस मुझे यहाँ पर शो हो जाएगा। इसके बाद मैंने प्लस का साइन देना है और दूसरी वैल्यू जिस सेल में है उस पर क्लिक करना है, उसका एड्रेस यहाँ पर शो हो जाएगा F6। उसके बाद फिर से प्लस, उसके बाद थर्ड वैल्यू को यहाँ से मैं क्लिक कर लेता हूँ तो मेरी थर्ड वैल्यू का एड्रेस यहाँ पर इंसर्ट हो गया। अब जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तब आप देखेंगे कि मेरे पास उनकी ऑब्टेन मार्क्स कैलकुलेट होके यहाँ पर शो हो रहे हैं और जो फार्मूला मैंने यूज किया था वो मेरा फार्मूला बार में अपेयर हो रहा है। तो इस तरह से हम किसी भी वैल्यूज का सम निकाल सकते हैं। अब आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि हम यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यूज एंटर क्यों नहीं करते, हम उनके सेल एड्रेस क्यों एंटर करते हैं। उसका जवाब मैं आपको अभी दे देता हूँ। अब देखिए, अगर यहाँ पर हमारे पास कुछ और वैल्यूज होती हैं, जैसे 56 है, 67 है और मेरे पास 90 मार्क्स है, यहाँ पर मैंने कुछ और वैल्यूज इंसर्ट कर ली हैं। अब अगर मैंने यही फार्मूला सबके लिए अप्लाई करना है तो अगर मेरे पास होती वैल्यूज सिर्फ, तो मुझे सबके लिए एक ही फार्मूला बार बार टाइप करना पड़ता। अब जब मैंने यहाँ पर एड्रेस इंसर्ट कर लिए है, अब मुझे तमाम वैल्यूज को सम करने के लिए बार बार वैल्यूज लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने सिंपल क्या करना है, यही फार्मूला सबके लिए कॉपी पेस्ट कर लेना है। वो किस तरह से, सेम आपने फिल हैंडल पे जाना है। यहाँ पर जब आपके पास प्लस का साइन है उस पर आपने क्लिक करके जहां तक आपने फार्मूला अप्लाई करना वहां तक उसको ड्रैग करके रिलीज कर देना है। तब आप देखेंगे सेम फार्मूला बाकी तमाम वैल्यूज के लिए ऑटोमेटिकली अप्लाई हो गया है। अब यहाँ पर आप देखें मेरे पास एड्रेस E6 प्लस F6 प्लस G6 था, लेकिन जैसे मैं दूसरे पे क्लिक करता हूँ यहाँ पर मेरे पास E7 F7 और G7 है। इसने क्या किया, सेम फार्मूला नेक्स्ट एड्रेस के लिए खुद ब खुद अप्लाई कर दिया। इससे आपका बहुत ज्यादा टाइम बचता है और बहुत ज्यादा एफर्ट आपकी महफूज हो जाती है। तो आप इस तरह से कोई भी सिंपल बेसिक प्लस माइनस मल्टीप्लाई और सब्सट्रैक्ट और डिवाइड का फंक्शन आप यूज कर सकते हैं। अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो आप अपने लैपटॉप ओपन कर लें और साथ साथ प्रैक्टिकल करते जाएं, उससे आपको सीखने में बहुत मदद मिलेगी। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है ऑटो सम फंक्शन। अब ये तो था कि आपने क्या किया है, आपने सम का फंक्शन इस्तेमाल किया है। अब हम चाहते हैं कि ऑटो सम ये खुद ब खुद हमें सम निकाल के दे दे, और मैं चाहता हूँ इन तमाम वैल्यूज का सम मुझे यहाँ पर शो हो जाए। तो वो किस तरह होगा, उसके लिए हम ऑटो सम का फंक्शन यूज करेंगे। ऑटो सम का फंक्शन आपका होम टैब में एडिटिंग वाले ग्रुप में यहाँ पर शो हो रहा होता है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तब आप देखेंगे सम का फंक्शन तमाम वैल्यूज के लिए अप्लाई हो गया है, और आप जैसे इसको एंटर करेंगे तब आप देखेंगे यहाँ पर इसने इन तमाम वैल्यूज का सम निकाल कर शो करा दिया है। और इसका जो फंक्शन था वो आपको यहाँ पर शो करा रहा है, सम इज इक्वल टू I6 कॉलन I15। मतलब इसने सम निकाला है I6 से लेके I15 तक की तमाम वैल्यूज का सम इसने इस सेल के अंदर आपको निकाल के दे दी है। ऑटो सम का फंक्शन आप यूज कर सकते हैं अपने काम को मजीद तेज करने के लिए। अब नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग डाटा का। जैसे कि आपके पास यहाँ पे एक लिस्ट शो हो रही है स्टूडेंट्स की, और आपको उन्हें अल्फाबेटिकली सॉर्ट करना है। आप सॉर्ट ऑप्शन का यूज करके ये काम कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ कुछ स्पेसिफिक स्टूडेंट्स का डाटा देखना है तो आप फिल्टर का यूज करके सिर्फ वो डाटा शो करा सकते हैं। अब ये करते कैसे हैं वो मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। अब जैसे हमारे पास यहाँ पर नेम शो हो रहा है और डिफरेंट हमारे पास स्टूडेंट्स के नेम यहाँ पर शो है। आप देखें सबसे पहले मेरे पास नेम है अली का, उसके बाद अहमद है, उसके बाद फराज है, नवीद है, इजाज है, शाहिद है, हुजैफ है। ये अल्फाबेटिकली सॉर्ट नहीं है, मतलब यहाँ पर सिर्फ पहले ए वाले नहीं है, फिर बी वाले, फिर सी वाले, फिर डी वाले। अगर ये काम आप करना चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि हमारे पास ए वाले स्टूडेंट्स तमाम पहले शो हों, उसके बाद बी वाले शो हों, उसी के बाद सी वाले और आखिर में जी वाले, तो आप ये काम सॉर्ट के जरिए कर सकते हैं। वो कैसे, जिस कॉलम के ऊपर आपने सॉर्टिंग अप्लाई करना हो आप उसके ऊपर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपने जाना है होम टैब के एडिटिंग वाले ग्रुप में। एडिटिंग ग्रुप में आपको यहाँ पर ऑप्शन शो हो रहा है सॉर्ट एंड फिल्टर का। आप इसके ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पर आपको सॉर्ट के दो ऑप्शन नजर आ रहे हैं, सॉर्ट A to Z एंड सॉर्ट Z to A। अगर आप A to Z करेंगे तो A वाले स्टूडेंट्स का नाम पहले शो हो जाएगा, उसके बाद B और आखिर में Z वाले स्टूडेंट्स का। अगर आप सॉर्ट Z to A करेंगे तो सबसे पहले आपके पास Z वाले स्टूडेंट्स का नाम शो होगा, उसके बाद Y वाले और आखिर में A वाले। तो आप इन दोनों में से जो करना चाहें आप उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। हम फर्स्ट वन को यूज करते हैं। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तब आप देखेंगे कि A वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सबसे पहले आ गए हैं, उसके बाद B और E वाले हमारे पास थे नहीं, उसके बाद F है, उसके बाद H है, N है, S है और आखिर
में हमारे पास एस वाला स्टूडेंट यहाँ पर शो हो रहा है। इस तरह आप इजीली किसी भी सेल को सॉर्ट आउट कर सकते हो। अब नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन था वो था फिल्टर का। क्या आप चाहते हैं कि आपको सिर्फ अली और फराज का डाटा शो हो, बाकी स्टूडेंट का डाटा शो ना हो, तो आप उसके लिए फिल्टर का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। फिल्टर करने के लिए आपने जाना है होम टैब में, वहीं एडिटिंग वाले ग्रुप के अंदर। उसके बाद आपको यहाँ पर सॉर्ट और फिल्टर का ऑप्शन नजर आ रहा है, इस पर आप क्लिक करें। यहाँ पर आपको फिल्टर का एक ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तब आप देखेंगे कि आपके हर कॉलम के आखिर में एक ड्रॉप डाउन एरो का ऑप्शन शो हो रहा है, रोल नंबर के ऊपर भी, नेम पे भी और तमाम कॉलम्स के ऊपर। क्योंकि हमने फिल्टर अप्लाई करना है नेम के ऊपर, तब आप इसके ऊपर क्लिक करें। यहाँ पर आपको तमाम नाम शो करा रहा है जो आपके कॉलम के अंदर मौजूद है। क्योंकि हमने सिर्फ अली और फराज का डाटा शो कराना है, तब आप सिलेक्ट ऑल वाले पे चेक कर दें तो ये सबको अनसिलेक्ट कर लेगा। इसके बाद आप अली और फराज पे क्लिक करें और ओके कर दें। जैसे ही आप ओके करेंगे तब आप देखेंगे अली और फराज का डाटा शो हो रहा है, बाकी तमाम स्टूडेंट का डाटा हाइड हो गया है। फिल्टर यूज करने का मतलब ही यही होता है कि आप बाकियों का डाटा डिलीट नहीं कर रहे, बल्कि सिर्फ हाइड करके अपना रिक्वायर्ड डाटा शो करा रहे हैं। तो ये बहुत ही यूजफुल ट्रिक होती है जब आपने एक ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा में से अपना रिक्वायर्ड डाटा ढूंढना हो। अब इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक है वो है चार्ट्स का। क्या आप एमएस एक्सेल में किस तरह चार्ट्स इंसर्ट कर सकते हैं। अब ये मेरे पास एक सैंपल डाटा है जिसमें 3 सब्जेक्ट्स हैं और 3 स्टूडेंट्स हैं। मैं इनका रिजल्ट चार्ट्स के थ्रू शो कराना चाह रहा हूँ कि मुझे पता चल जाए कि अहमद के एमएस वर्ड में कितने मार्क्स हैं, एक्सेल में कितने और पावर पॉइंट में कितने, इसी तरह अली के और खुरम के कितने कितने मार्क्स हैं। तो मैंने क्या करना है, मैंने सिर्फ डाटा को सिलेक्ट करना है। उसके बाद इंसर्ट टैब में जाना है। यहाँ पर मेरे पास चार्ट्स का ऑप्शन है और इसमें मेरे पास डिफरेंट चार्ट्स शो हो रहे हैं। सबसे पहला जो मेरे पास ऑप्शन है कॉलम का, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। इसी तरह कॉलम चार्ट्स की भी मेरे पास डिफरेंट टाइप शो हो रही हैं। मैं फर्स्ट वन पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने फर्स्ट वन पे क्लिक किया है तो मेरे पास एक चार्ट अपेयर हो गया जिसमें वो मुझे बता रहा है कि अहमद के सबसे ज्यादा मार्क्स एमएस वर्ल्ड में। और ये मुझे कहाँ से शो हो रहा है, ये मुझे ये लेजेंड से शो हो रहा है कि एमएस वर्ल्ड को शो कराया है ब्लू कलर से, एक्सेल की बार जो है वो रेड कलर की है और पावर पॉइंट की जो बार है ग्रीन कलर की है। अब जब मुझे ये पता चल गया, मैं बता सकता हूँ कि अहमद के सबसे ज्यादा मार्क्स एमएस वर्ल्ड में है और सबसे कम मार्क्स एमएस पावर पॉइंट में है। इसी तरह अली के सबसे ज्यादा मार्क्स एक्सेल में है और सबसे कम मार्क्स पावर पॉइंट में है। और खुरम के सबसे ज्यादा मार्क्स जो है वो एमएस वर्ल्ड में है और सबसे ज्यादा मार्क्स जो है वो एमएस पावर पॉइंट में। ये तो बहुत ही बेसिक लेवल का आपको मैंने डाटा दिया है और उसके ऊपर चार्ट बना के दिखाया है। आप इससे भी काफी कॉम्प्लिकेटेड डाटा के ऊपर चार्ट्स बना के काफी मुश्किल जो आपके पास वैल्यूज होती हैं उनको चार्ट्स के जरिए इजीली रिप्रेजेंट करा सकते हैं। तो क्योंकि ये वीडियो सिर्फ बेसिक सीखने के लिए थी, इसलिए यहाँ तक मैं चार्ट्स को छोड़ रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि एमएस एक्सेल में चार्ट्स से रिलेटेड मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। मैं चार्ट्स के हवाले से एक सेपरेट बना के इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा। अब नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो फ्रीजिंग पैन का। अगर आपका डॉक्यूमेंट काफी लेंथी है, मतलब आपका काफी ज्यादा डाटा है और आप चाहते हैं कि आपकी जो हेडिंग है वो स्क्रॉल करते वक्त नजर आती रहे, तो आप फ्रीज पैन का यूज कर सकते हैं। इस फीचर से आपकी टॉप रो फिक्स हो जाती है और आपको स्क्रॉल करते वक्त बार बार ऊपर देखने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं ऐसे कर लेता हूँ, मैं फर्स्ट 3 रोज क्योंकि मेरे पास ब्लैंक है, मैंने पे क्लिक करके इनको डिलीट कर देता हूँ। अब मेरे पास सीरियल वाली रो फर्स्ट हो गई है। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं इसको स्क्रॉल डाउन करूँ तो ये वाली जो मेरे पास रो है वो फिक्स हो, वो स्क्रॉल से गायब ना हो। तो उसके लिए मैं फ्रीज का ऑप्शन यूज कर सकता हूँ। फ्रीज करने के लिए आपने जाना है व्यू टैब के ऊपर, इस पर आप क्लिक करें। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन नजर आ रहा है फ्रीज पैन का। इसके ऊपर आपको एक एरो का बटन नजर आ रहा है, इस पर आप क्लिक करें तो यहाँ पर आपको फ्रीज पैन का ऑप्शन नजर आ रहा है। कीप रोज एंड कॉलम्स विजिबल व्हाइल द रेस्ट ऑफ द वर्कशीट स्क्रॉल्स बेस्ड ऑन द करंट सिलेक्शन। अगर आप चाहते हैं कि आपने जिस सेल को सिलेक्ट किया हुआ है उसके ऊपर वाले तमाम रोज फ्रीज हो जाए, तब आपने ये वाला ऑप्शन क्लिक करना है। या अगर आप चाहते हैं कि आपकी टॉप रो फ्रीज हो जाए तो आप इस पर क्लिक करेंगे। मैं इसी पर क्लिक करता हूँ और अब अगर जैसे मैं इसको स्क्रॉल करूंगा तब आप देखेंगे ये मेरे पास जो टॉप वाली रो है वो स्क्रॉल डाउन नहीं होगी बल्कि अपनी जगह पर फिक्स हो जाएगी, जिससे मुझे वैल्यूज को समझने में काफी आसानी होगी। अब आप देखें जैसे मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ तो बाकी वैल्यूज चेंज हो रही हैं और ये स्क्रॉल डाउन नहीं होती। यहाँ पर 1 नजर आ रहा है, यहाँ पर हम रो नंबर 170 पे पहुंच गए। हमारे पास रो 1 जो है वो फ्रीज हो गई है। अब अगर आपने इसको अनफ्रीज करना हो तब आप फिर से फ्रीज वाले पैन पे जाएंगे। यहाँ पर आपके पास अनफ्रीज का ऑप्शन मौजूद है, इस पर आप क्लिक करेंगे और आपकी ये जो रो थी वो अनफ्रीज हो जाएगी। अब आप स्क्रॉल डाउन जो करेंगे तो आपकी वो रो भी स्क्रॉल अप हो जाएगी और हाइड हो जाएगी। अब नेक्स्ट जो हमारे
पास टॉपिक है वो इंसर्टिंग एंड डिलीटिंग रोज एंड कॉलम। अगर आप यहाँ पर कोई कॉलम इंसर्ट करना चाह रहे हैं या रो इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो वो आप किस तरह कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल है। अगर आप चाहते हैं कि टोटल सेल से पहले मेरे पास एक कॉलम इंसर्ट हो जाए, तब आपने टोटल सेल के कॉलम लेटर के ऊपर क्लिक करना है। ये तो हेडिंग हो गई, इसका लेटर है एफ, इस पर आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने से यहाँ पर आपको इंसर्ट का ऑप्शन शो हो जाएगा। आप जैसे इंसर्ट पे क्लिक करेंगी तब आप देखेंगे ये आगे चला गया है और इसकी जगह पर एक ब्लैंक कॉलम इंसर्ट हो गया है। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आप एक रो इंसर्ट कर लें, तब आप जिस रो से ऊपर रो इंसर्ट करना चाह रहे हैं आप उस पर क्लिक करें। जैसे मैं चाहता हूँ ये 4 लिखा हुआ है, इसके ऊपर एक रो इंसर्ट हो जाए, तो इसके रो के नंबर के ऊपर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद इंसर्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे इंसर्ट पर क्लिक करूंगा तब आप देखेंगे कि मेरे पास एक रो इंसर्ट हो गई है। इसी तरह आप कोई भी रो या कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। अब अगर आप इसको डिलीट करना चाहें तो सिंपली आप उसी रो के नंबर के ऊपर राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करें, तब आप देखेंगे कि आपकी रो डिलीट हो गई है। इसी तरह कॉलम को अगर डिलीट करना हो, कॉलम के राइटर के ऊपर क्लिक करें, राइट क्लिक करें, डिलीट का ऑप्शन शो हो जाएगा, इस पर आप क्लिक करें तो आपका कॉलम डिलीट हो जाएगा। इसके बाद जो हमारे पास ऑप्शन है वो है एडजस्टिंग कॉलम विड्थ एंड रो हाइट। अगर आप अपने कॉलम की विड्थ एडजस्ट करना चाह रहे हैं तो आप किस तरह करेंगे। ये बहुत ही सिंपल तरीका है, लेकिन जिसको ये नहीं आता ये उसके लिए बहुत ही हेडेक का बायस बनता है। आपने क्या करना है, आपने जिस कॉलम की विड्थ इंक्रीज या डिक्रीज करने हो, तब आपने उसके और नेक्स्ट कॉलम के दरमियान में अपना माउस का पॉइंटर लेके जाना है। जैसे मैं चाहता हूँ आइटम नेम वाला जो मेरे पास कॉलम है इसका साइज थोड़ा सा कम हो जाए, क्योंकि ये बी कॉलम है मेरे पास। मैं क्या करूंगा, बी और सी के दरमियान अपना पॉइंटर लेके आऊंगा। जैसे मैं पॉइंटर लेके आता हूँ तब आप देखेंगे ये मेरे पास एरो में तब्दील हो गया है। जब ये एरो में तब्दील हो जाए उसके बाद आपने जस्ट क्लिक करना है और ड्रैग करना है। मैंने ड्रैग किया तब आप देखें इसकी विड्थ कम हो गई है। अब मुझे थोड़ी सी विड्थ बढ़ानी है, मैं फिर से इन दोनों के सेंटर में लेके जाऊंगा और यहाँ से थोड़ा सा इसका ड्रैग करके इधर लेके आऊंगा, तब आप देखेंगे कि इसकी विड्थ इंक्रीज हो गई है। इसी तरह आप कॉलम की भी हाइट इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। जिस कॉलम की हाइट आपने इंक्रीज करनी हो उसके और नेक्स्ट कॉलम के नंबर के दरमियान अपना कर्सर लेके जाएं। जब आपके पास इस तरह का आइकन शो, उस पर क्लिक करें, उसको ड्रैग करके नीचे लेके आएंगे, तब आप देखेंगे उसकी हाइट इंक्रीज हो गई है। अगर आप कम करना चाहें फिर से उधर ही लेके जाएं और उसको ऊपर की तरफ कर लें तो उसकी हाइट डिक्रीज हो जाए। इस तरह आप अपने किसी भी कॉलम या रो की हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है मर्ज एंड सेंटर सेल्स। आप किस तरह अपने सेल्स को मर्ज और सेंटर कर सकते हो। अब ये हमारे पास किसी शॉप की डाटा शीट है। मैं इसके ऊपर शॉप का नाम लिख के उसको मर्ज और सेंटर करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं एक न्यू रो इंसर्ट करता हूँ, इस पे क्लिक करूंगा राइट, उसके बाद इंसर्ट करूंगा तो यहाँ मेरे पास रो इंसर्ट हो गई है। अब मैंने जितने भी सेल्स को मर्ज करना है उसको मैं सिलेक्ट कर लूंगा। मैं यहाँ से लेके यहाँ तक सिलेक्ट कर लेता हूँ और अब मर्ज करने के लिए मैंने जाना है होम टैब के ऊपर। होम टैब पे क्लिक करूंगा। अलाइनमेंट वाले ग्रुप में मेरे पास ये ऑप्शन नजर आ रहा है मर्ज और सेंटर का। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तब आप देखेंगे ये मेरे जितने भी कॉलम मैंने सिलेक्ट किए थे वो सारे मर्ज हो गए, एक ही कॉलम में तब्दील हो गए। अब मैं यहाँ पर जो भी टेक्स्ट लिखूंगा वो सेंटर में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ मुसब कंप्यूटर शॉप। अब आप देखें ये बिल्कुल सेंटर में आ गया और तमाम मेरे जो सेल्स है वो मर्ज हो गए हैं। तो इस तरह आप मर्ज और सेंटर का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। मतलब कि अगर आपको किसी स्पेसिफिक डाटा को हाईलाइट करना है, जैसे कि आपने 50 सेल्स वाले आइटम्स को अलग दिखाना है, तो आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग से उन्हें ऑटोमेटिकली हाईलाइट करवा सकते हैं। वो किस तरह से, आपने जिस कॉलम के ऊपर कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है उसको सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आप चले जाएं होम टैब में टाइल्स ग्रुप में कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर, इस पर आप क्लिक करें। सबसे पहला ऑप्शन आपको नजर आ रहा है हाईलाइटेड सेल रूल्स का। इसमें काफी सारे रूल्स हैं और आप जो रूल्स अप्लाई करना चाहें कर सकते हैं, क्योंकि हमने 50 से ग्रेटर सेल्स वाले वैल्यूज को हाईलाइट करना है। तब आप ग्रेटर देन पे क्लिक करें, यहाँ पर आप वैल्यू दे दें 50। मैंने 50 दे दिया है। अब आप देखेंगे जैसे ही मैंने 50 दिया है
यहाँ पर मेरे पास कुछ वैल्यूज हाईलाइटेड हो गए हैं रेड कलर के साथ। उनका कलर है लाइट रेड विद फिल डार्क रेड टेक्स्ट। आप अगर इनकी फॉर्मेटिंग तब्दील करना चाहें, यहाँ से आप उनकी फॉर्मेटिंग भी तब्दील कर सकते हैं। जैसे मैं इसको ग्रीन फिल विद डार्क ग्रीन टेक्स्ट करता हूँ, इस पर मैं क्लिक करता हूँ और ओके करता हूँ, तब आप देखेंगे मेरे पास जितने भी 50 प्लस है, जैसे 75 है, 100 है, ये ग्रीन फॉर्मेटिंग में तब्दील होगी। इसी तरह जितने भी हमारे पास वैल्यूज 50 से अबव थी, वो तमाम की फॉर्मेटिंग तब्दील हो गई है। यहाँ पर आपके पास टोटल सेल्स का भी कलर तब्दील नजर आ रहा है। तो इससे हमें ये पता चला है कि आपने तमाम कॉलम सिलेक्ट नहीं करना, बल्कि जस्ट आपने वैल्यूज को सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है। अब लास्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है प्रिंटिंग एक्सेल शीट। क्या आप किसी भी एक्सेल शीट को प्रिंट किस तरह कर सकते हैं? प्रिंट करने की सिंपल सी कमांड है Ctrl+P, या फिर आप फाइल टैब में जाकर यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आता है प्रिंट का, इस पर आप क्लिक करें। आपको यहाँ पर वो आपका डाटा शो करा के दिखा देगा कि आपकी फाइल किस तरह से प्रिंट होगी। उसके अलावा यहाँ पर आपके पास काफी सारे ऑप्शन मौजूद हैं जो प्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। क्योंकि ये वीडियो काफी लेंथी होगी है, इसलिए मैं आपको तमाम टॉपिक्स कवर नहीं कराऊंगा, बल्कि मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि इसी चैनल के ऊपर प्रिंटिंग के हवाले से एक डिटेल वीडियो मौजूद है जो आप देख सकते हैं और MS एक्सेल में प्रिंटिंग करने के माहिर बन सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में शो करा दूंगा, जिस पर आप क्लिक करके डायरेक्ट उसी वीडियो पे जा सकते हैं और वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कंप्लीट कोर्स फॉर बिगिनर्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर आप अपनी स्किल्स को और इनहेंस करने के लिए प्रैक्टिस करते रहिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में जरूर याद कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।